नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बेहद अहम हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं और वो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये वो दौर था जिसने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी, इसलिए इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण को हमने 6 मुख्य भागों में बांटा है। सबसे पहले हम मुस्लिम समाज सुधार को समझेंगे, फिर अलीगढ़ और देवबंद आंदोलनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। इसके बाद पारसी समाज सुधार, सिख और अकाली आंदोलन। अंत में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर एक राष्ट्रीय जागरण को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला खंड है मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। आइए देखते हैं कि इस दौर में मुस्लिम समाज के भीतर किस तरह के वैचारिक बदलाव आ रहे थे। जब हम आधुनिक भारत के इतिहास में इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात करते हैं तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के सुधारक और उनकी संस्थाएं सबसे प्रमुख हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी जानकारी 100% एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स पर आधारित है, जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस परीक्षा के रिवीजन नोट्स के लिए बिल्कुल सटीक और अत्यंत उपयोगी है। तो हर एक तथ्य को ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम सुधारों में सबसे पहले बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की। इसकी शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान नगर से की थी। इनके जो भी सिद्धांत थे वो इनकी पुस्तक बराहीन अहमदिया में विस्तार से लिखे गए हैं। अब इनकी विचारधारा क्या थी? दरअसल इनका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास और पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा का प्रसार करना था। धर्म को लेकर इनका नजरिया सार्वभौमिक था। मिर्जा गुलाम अहमद खुद को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार और मसीहा मानते थे। एक और अहम बात, इन्होंने जिहाद यानी धर्म युद्ध का कड़ा विरोध किया और इसे बंद करने की मांग की। सामाजिक कार्यों में इनका जोर इस्लाम को ईसाई मिशनरियों से बचाने और समाज में शांति, न्याय और मानवतावाद स्थापित करने पर था। इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खान का। 1817 में दिल्ली में जन्मे सर सैयद का सफर बहुत दिलचस्प रहा। 1876 में वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा से रिटायर हुए। 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और 1888 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया। राजनीतिक रूप से वे अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह वफादार थे। अगर इनकी विचारधारा की बात करें तो उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और विज्ञान के आधार पर की। उनका स्पष्ट मानना था कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र प्रामाणिक धार्मिक कृति है। उन्होंने समाज में फैली अंधभक्ति, पीरी मुरीदी, बहुपत्नी प्रथा और तलाक प्रथा का कड़ा विरोध किया। इसके विपरीत उन्होंने विधवा विवाह और महिलाओं की शिक्षा का खुलकर समर्थन किया। अपनी इन आधुनिक विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी प्रमुख पत्रिका तहजीब उल अखलाक का सहारा लिया। हमारा दूसरा खंड काफी रोचक है। इसमें हम तत्कालीन मुस्लिम समाज की 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का विश्लेषण करेंगे, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद स्कूल। सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन की शैक्षिक प्रगति को देखते हैं। इन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए अलग-अलग कस्बों में स्कूल खोले और पश्चिमी किताबों का उर्दू में अनुवाद करवाया। 1875 में अलीगढ़ में बना मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। लेकिन इनके राजनीतिक दृष्टिकोण में वक्त के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। शुरुआत में ये हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे। सर सैयद ने खुद कहा था, हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं, हम एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का असर हुआ और ये कट्टर सांप्रदायिक बन गए, यहाँ तक कि हिंदू और मुसलमानों को 2 अलग राष्ट्र बताने लगे। इसी सोच के चलते उन्होंने 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कड़ा विरोध किया और मुसलमानों को इससे दूर रहने की हिदायत दी। अब इसके बिल्कुल उलट देवबंद स्कूल या दारुल उलूम की बात करते हैं, जो कि एक रूढ़िवादी मुस्लिम आंदोलन था। इसकी स्थापना 1866 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद में हुई थी। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद कंगोही थे। इनकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट थी। ये मुसलमानों के बीच कुरान और हदीस की शुद्ध पारंपरिक शिक्षाओं का प्रसार करना चाहते थे। विदेशी आक्रमणकारियों और गैर मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने जिहाद की भावना को जीवित रखा और ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध किया। जाहिर है, यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के पाश्चात्यीकरण और अंग्रेजों के प्रति उनकी वफादारी के पूरी तरह खिलाफ था। देवबंद के राजनीतिक रुख को देखें तो उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का खुले दिल से स्वागत किया।
इतना ही नहीं, सर सैयद अहमद खान द्वारा कांग्रेस के विरोध में बनाए गए संयुक्त राष्ट्रभक्त संघ और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ देवबंद ने बाकायदा फतवा जारी किया ताकि मुसलमान कांग्रेस से दूर न हो। इसी बीच शिबली नुमानी जी का योगदान भी समझना जरूरी है। वो वैचारिक रूप से तो देवबंद के समर्थक थे, लेकिन शिक्षा के मामले में वो चाहते थे कि अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को भी शामिल किया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने 1883 में लखनऊ में नदतुल उलमा मदरसे की स्थापना की। राजनीतिक रूप से शिबली नुमानी कांग्रेस के प्रबल समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और उन्होंने ही राष्ट्रीय शब्द का प्रमुखता से प्रयोग किया। अगर हम इन दोनों आंदोलनों को आमने सामने रखकर एक स्पष्ट तुलना करें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में अलीगढ़ ने पाश्चात्य और आधुनिक विज्ञान पर बल दिया, जबकि देवबंद ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा यानी कुरान और हदीस पर जोर दिया। ब्रिटिश शासन को लेकर अलीगढ़ अंग्रेजों का वफादार और सहयोगी रहा, वहीं देवबंद ने उनका घोर विरोध किया और जिहाद का समर्थन किया। राजनीति में अलीगढ़ ने कांग्रेस का विरोध किया, जबकि देवबंद ने कांग्रेस का पूरा समर्थन किया। कुल मिलाकर अलीगढ़ की मूल प्रकृति उदारवादी और पाश्चात्यकरण वाली थी, जबकि देवबंद की प्रकृति रूढ़िवादी और पुनरुत्थानवादी थी। चलिए अब मुस्लिम समाज सुधार से आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे खंड की ओर चलते हैं, जो है पारसी समाज सुधार। पारसी समाज में सुधार की दिशा में 1851 में स्थापित रहनुमाई मजदायासन सभा का बहुत बड़ा योगदान है। इसके प्रमुख नेताओं में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली जैसे दिग्गज शामिल थे। इन्होंने अपनी बातों को समाज तक पहुंचाने के लिए रास्त गुफ्तार नाम की पत्रिका निकाली, जिसका मतलब होता है सत्यवादी। इनके मुख्य लक्ष्य थे पारसी धर्म की जो प्राचीन शुद्धता थी उसे वापस लाना और पारसी महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। इसके लिए इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया, विवाह की आयु बढ़ाई और महिलाओं की शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पारसी समुदाय भारतीय समाज में सबसे अधिक पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित और आधुनिक समुदाय बन गया। अब हम अपने चौथे खंड पर आते हैं, जो सिख और अकाली आंदोलनों पर केंद्रित है। यह हिस्सा काफी संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक है। सिख सुधारों की नींव 1873 में सिंह सभा आंदोलन के साथ रखी गई। दरअसल 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़िवादियों की गतिविधियां बढ़ गई थीं, जिससे सिख धर्म की पहचान को खतरा महसूस हो रहा था। इसी के जवाब में 1873 में अमृतसर में सिंह सभा का गठन हुआ। इनके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध करना, जिसके तहत पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों का जाल बिछाया गया, और दूसरा, सिख धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले ईसाई और हिंदू मिशनरियों का डटकर विरोध करना। आपको बता दें कि आगे चलकर जो अकाली आंदोलन हुआ वो इसी सिंह सभा की एक शाखा के रूप में ही उभरा था। अब बात करते हैं अकाली आंदोलन की, जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गुरुद्वारों का नियंत्रण उदासी महंतों के हाथों में चला गया था। ये महंत न केवल भ्रष्ट थे, बल्कि इन्हें ब्रिटिश सरकार का पूरा संरक्षण भी मिला हुआ था। सिखों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब इन महंतों ने जलियांवाला बाग के हत्यारों को सम्मानित करते हुए उन्हें सरोपा भेंट किया। इस अपमान के समाधान के रूप में सिखों ने गुरुद्वारों को इन भ्रष्ट महंतों से आजाद कराने की ठानी और अकाली आंदोलन की शुरुआत कर दी। नवंबर 1920 में अमृतसर में एक विशाल बैठक हुई, जिसमें गुरुद्वारों का प्रबंधन संभालने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी SGPC का ऐतिहासिक गठन किया गया। 1921 में इस अकाली संघर्ष ने कई बड़े मोर्चे देखे। फरवरी 1921 में ननकाना साहिब में गुरुद्वारे के भ्रष्ट महंत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अकालियों पर जानलेवा हमला करवा दिया, जिसमें सैकड़ों सिख मारे गए। इसे ननकाना साहिब नरसंहार कहा जाता है। इसके बाद नवंबर 1921 में तोशाखाना चाबियां मोर्चा हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने स्वर्ण मंदिर के खजाने की चाबियां जब्त कर लीं। अकालियों ने इसके खिलाफ इतना भयंकर विरोध प्रदर्शन किया कि मजबूर होकर जनवरी 1922 में ब्रिटिश सरकार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और अकाल तख्त के अध्यक्ष बाबा खड़क सिंह को चाबियां वापस सौंपनी पड़ी। लेकिन ये संघर्ष 1922 से 1924 के बीच भी जारी रहा। अगस्त 1922 में गुरु का बाग मोर्चा हुआ, जहां महंत की शह पर पुलिस ने लकड़ी काटने वाले सिखों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लेकिन सिखों ने जिस तरह का शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध दिखाया, उसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा। फिर 1923 में जैतो मोर्चा शुरू हुआ, जो नाभा के महाराजा रिपुदमन सिंह को गद्दी से हटाने के विरोध में था।
इसके चलते अक्टूबर 1923 में ब्रिटिश सरकार ने एसजीपीसी पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे प्रतिबंधित कर दिया। दमन का चक्र यही नहीं रुका। फरवरी से जुलाई 1924 के दौरान जैतो मार्च पर गोलियां चलाई गई। जुलाई 1924 तक अखंड पाठ पर रोक लगा दी गई और अनगिनत सिखों को जेलों में ठूंस दिया गया। इतने लंबे और कठिन संघर्षों के बाद अंततः अकाली आंदोलन की विजय हुई। 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम, जिसे सिख गुरुद्वारा एंड श्राइन्स बिल भी कहा जाता है, पारित हुआ। इसके परिणाम बहुत व्यापक रहे। सभी गुरुद्वारों का नियंत्रण आधिकारिक तौर पर एसजीपीसी को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने एसजीपीसी से प्रतिबंध हटा लिया और सभी अकाली कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत 1926 में एसजीपीसी का पहला चुनाव भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इसी शांतिपूर्ण संघर्ष के दौरान एक सशस्त्र विद्रोह ने भी जन्म लिया, जिसे बब्बर अकाली आंदोलन कहा गया। इसकी शुरुआत मार्च 1921 में पंजाब के होशियारपुर से हुई। इसका नेतृत्व मास्टर मोटा सिंह और किशन सिंह ने किया था और इसमें मुख्य रूप से कनाडा से लौटे प्रवासी और पूर्व गदर आंदोलन के कार्यकर्ता शामिल थे। इनकी विचारधारा एसजीपीसी से बिल्कुल अलग थी। ये उनके अहिंसक तरीकों से निराश थे। इनका सीधा लक्ष्य था हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करके भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस के मुखबिरों और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा टिक नहीं सका। 1922 में एसजीपीसी ने इनसे खुद को अलग कर लिया। 1923 में इन्हें गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया गया। 1924 तक इनके लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए या मारे गए और 1925 तक आते आते यह आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया। हमने अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों के आंदोलनों को देखा। अब हम अपने अंतिम खंड यानी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कैसे इन सब ने मिलकर पूरे राष्ट्र को जगाने का काम किया। अगर हम पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें तो साफ दिखता है कि समाज सुधार का ये सफ़र असल में राष्ट्रीय जागरण का सफ़र था। तर्कवाद और आधुनिकता की बात करें तो अलीगढ़ और अहमदिया जैसे आंदोलनों ने धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी और वैज्ञानिक सोच व आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की मजबूत नींव रखी। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में पारसी सुधारकों और वीरेशलिंगम जैसे लोगों के प्रयासों ने कमाल किया। इन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारी, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, शिक्षा का प्रसार किया और पर्दा प्रथा का अंत कर क्रांतिकारी बदलाव लाए। और सबसे बड़ी बात, इन आंदोलनों ने आगे चलकर एक बड़े जन आंदोलन का आधार तैयार किया। अकालियों के अहिंसक सत्याग्रह ने पूरे देश को दिखा दिया कि कैसे बिना हथियार उठाए भी ब्रिटिश हुकूमत को घुटनों पर लाया जा सकता है। इसी से हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक बहुत बड़ा हौसला मिला। ये आंदोलन सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं थे। सच कहें तो ये आधुनिक, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत की पहली बौद्धिक चिंगारी थे। जरा सोचिए, अगर 19वीं सदी के इन समाज सुधारकों ने आगे आकर उन पुरानी रूढ़ियों को चुनौती न दी होती तो क्या हमारा आज का ये लोकतांत्रिक भारत कभी संभव हो पाता? और क्या आज के समय में भी हमें ऐसे ही किसी नए बौद्धिक जागरण की आवश्यकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।